हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो क्लास आपके लिए है। और यहाँ पे जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है सीटेट, ठीक है। तो ये सीटेट एग्जाम क्या होता है और किस तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एक सरकारी शिक्षक बन पाओगे, ये सारी ही डिटेल इस एग्जाम से रिलेटेड आज की क्लास में आपको जानने को मिलने वाला है ना। तो चलिए भाई क्लास को समझते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी शिक्षक, तो सरकारी शिक्षक दो लेवल पे होते हैं। एक आपका सेंट्रल लेवल पे होता है भाई, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे होता है और दूसरा स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। स्टेट जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं भाई, ठीक है। और भारत देश हमारा है, ठीक है, उसी को हम सेंट्रल कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो भाई पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप टीचर बनना चाहते हो सरकारी शिक्षक तो क्या करना होगा, और सेंट्रल लेवल पे आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों पे ही हम बात करेंगे। खैर आज की क्लास स्पेशली डेडिकेटेड है सेंट्रल लेवल पे आप टीचर कैसे बन पाओगे। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय आपको पता होगा, केंद्रीय विद्यालय हो गया, एनवीएस हो गया, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्स है, DSSB हो गया, इन सभी एग्जाम्स में अपियर होने के लिए और इसके थ्रू आप टीचर बन पाए उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सीटेट देना पड़ता है, ठीक है भाई। और स्टेट एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर स्टेट में टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली हम समझने वाले हैं सीटेट एग्जाम से लेकर A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, क्या कैसे क्वालिफाई करना है, फिर किस तरीके से आप सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे सरकारी शिक्षक बन पाओगे। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम दिमाग में आता है ना भाई कि सीटेट एग्जाम क्या है, तो फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। सेंट्रल लेवल पे आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी एग्जाम में अपियर होने के लिए, जो मेन एग्जाम्स होते हैं। सीटेट एग्जाम क्या है ये आप समझ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो भी आपके जिस तरह के कह सकते हैं भाई KVS की वैकेंसीज आती हैं, केंद्रीय विद्यालय हो गया, ठीक है भाई, DSSB और तीसरा NVS, इन एग्जाम्स में अपियर होने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब एलिजिबल की बात हो रही है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आप कब सीटेट एग्जाम दे पाओगे ना। ऐसा थोड़ी ना है भाई कि कोई भी उठा और एग्जाम दे देगा सीटेट का, उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं ना। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं ये समझिएगा भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है तो मैं बता रही हूँ आपको भाई। यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं ये दो लेवल पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो पेपर 1 और पेपर 2। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। पेपर 1 जो है किस क्लास से किस क्लास के लिए होता है, तो क्लास 1st to 5th में पढ़ाने के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने भाई 12 पास कर लिया है, 12th आप पास है, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं मैक्सिमम, और प्लस आपने DLED कर लिया, ठीक है, प्लस आपने DLED कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो पेपर 1 के लिए, क्लास 1st to 5th के लिए, ठीक है भाई। यानी कि आपने 12th पास किया, 50% मार्क्स के साथ DLED का कोर्स किया जो कि डिप्लोमा होता है 2 साल का, और साथ में आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे क्लास 1st to 5th के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करना चाहते हो भाई तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 12th तो होना ही चाहिए आपका, उसके बाद आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठा लेंगे भाई, 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपने B.Ed का कोर्स कर रखा हो, प्लस आपने B.Ed का कोर्स कर रखा हो, फिर आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। समझ रहे हैं आप भाई, ये चीजें आप समझ पाए होंगे ना ऊपर ऊपर। तो ये चीजें हो जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपका 12th क्वालिफाई हो, ग्रेजुएशन में 50% आपने लिया हो, ठीक है। यहाँ 12th ना भी लिखे भाई, आपको पता है ग्रेजुएशन तभी आप दे पाओगे जब आपका 12th क्लियर होगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन 50% प्लस B.Ed के बाद आप सीटेट का एग्जाम दे पाते हो, वो भी पेपर 2। समझ रहे हैं। अभी जो B.Ed कैंडिडेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के एलिजिबल होते हैं, पेपर 1 नहीं दे सकते हैं, ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, ठीक है भाई। एज ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो एज होती है ना भाई, मिनिमम एज जो है 18 साल है और मैक्सिमम
जब तक आपके अंदर इच्छा रह जाए, ठीक है, ये आप दिमाग में लेकर के चल सकते हैं। ये चीज हो जाता है भाई। एग्जाम पैटर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई सीटेट का एग्जाम देना चाहते हो, है ना, तो पैटर्न पता होना चाहिए किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम पैटर्न देख पा रहे होंगे भाई। पेपर 1 कौन लोग दे सकते हैं, ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ इसके पैटर्न को समझ लेते हैं पहले। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, ठीक है। मार्क्स की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन होते हैं और ओवरऑल मार्क्स भी 150 नंबर का ही होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, समझ रहे होंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर। टाइमिंग कितनी होती है ना, तो भाई टाइमिंग हम कह सकते हैं 2.5 घंटे का वक्त आपको दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो 150 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। सेम चीज आप इधर भी देख लीजिए। पेपर 2 में भी सेम ही चीजें होती है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। बस यहाँ पे पेपर 1 जो कि क्लास 1 से 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो कि क्लास 6 से 8 में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, मार्क्स आपका 150 होता है, टाइम भी 150 मिनट आपको मिलते हैं। तो ये पूरा हो जाता है। अब सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट। पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट्स करने होते हैं, जैसे कि सीडीपी। सीडीपी क्या होता है, तो भाई इसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब आप डिप्लोमा करते हो, ठीक है, वहां पे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा पहली बारी। अगर आप बैकग्राउंड आपका नहीं है, आपने बीए वगैरह में हो सकता है कि आपने साइकोलॉजी वगैरह ली हो, अगर नहीं ली है, नहीं जानते हैं, तो आपको डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है भाई। और सीडीपी, यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। ईवीएस जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। मैथमेटिक्स भी आपका क्लास 1st to 5th की एनसीईआरटी कवर अप करनी होती है, बेसिक होता है बिल्कुल, ठीक है। 30 नंबर 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 एक्चुअली लैंग्वेज का क्या होता है, यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस आती हैं आपके एग्जाम में और दोनों ही लैंग्वेज ओवरऑल ऑप्शंस जो होते हैं भाषाओं के, ठीक है। सीटेट में 22 भाषाओं का ऑप्शन होता है। आपकी जो भाषा हो, हिंदी हो सकती है आपको पसंद हो, इंग्लिश पसंद हो या संस्कृत पसंद हो या फिर कोई भी लैंग्वेज, आपके पास 22 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि भाई यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो भी भाषा आपने चूज करी होगी, और यहाँ पर भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं जो भी भाषा आपने सेकंड लैंग्वेज में, दोनों को एक ही लैंग्वेज दोनों में नहीं चूज कर सकते, दोनों में आपको अलग अलग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। उन 22 ऑप्शंस में से आते हैं यहाँ पे, तो सेम पैटर्न होगा। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ये होता है कि भाई सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं, लेवल थोड़ा सा आप होता है, क्वेश्चन आपके 6 to 8 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही होगा सेम जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। 22 ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पे चेंज ये होता है ना 6 to 8 में कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया हुआ है। अगर आप बीएससी करके आए हुए हैं, ठीक है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो फिर भाई आपको पेपर 2 में साइंस मैथ अटेम्प्ट करना पड़ेगा, साइंस मैथ आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन आपने बीए किया है या फिर आप बीकॉम करके आए हुए हो ना, या फिर आपने बीकॉम किया है, तब आपको एसएसटी से देना पड़ता है सीटेट पेपर 2, समझ गए होंगे। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं, बट अगर हम स्पेशली इस सेक्शन में देखते हैं तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है भाई। ये भी आपका अपने हिसाब से आपने चूज कर लिया, उसमें 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये रहा आपके एग्जाम का ओवरऑल पैटर्न, किस तरीके से आपको आपका पेपर देखने को मिलता है सीटेट का। अब दूसरी चीज क्या है ना कि भाई ये जो सीटेट का एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है ना, क्वालिफाइंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसको पास करना होता है। अब हर कैटेगरी में आप कितने नंबर आप ले आओगे कि आप पास हो जाओ, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि 150 में से सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर ले आएंगे। जनरल से हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अदर कैटेगरी से, अदर कोई भी कैटेगरी हो आप, अगर आप 82 मार्क्स लेके आ जाते हो, ठीक है, 82 मार्क्स ले आते हैं तो भी आप क्या होंगे भाई, क्वालिफाइड माने जाएंगे। और आप मेन एग्जाम्स जैसे कि केवीएस, GSSB, एनवीएस, इनमें फिर बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीजें हो जाती हैं। एलिजिबिलिटी आप क्वालिफाइंग नेचर का ये समझ गए होंगे भाई कि सीटेट क्या है भाई, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है ना। इससे कोई जॉब नहीं मिलती है आपको, हाँ, लेकिन इसके बिना भी जॉब नहीं मिल सकती ना। जैसे कहते हैं कि
ऊपर चढ़ने के लिए भाई हमें जीनों पे पैर रखना पड़ेगा ना, जो सीढ़ियां होती हैं, अगर सीढ़ियों पे आप चढ़ के नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है, ऊपर तक पहुंचने के लिए हमें उन सीढ़ियों पे चढ़ना ही पड़ेगा। तो वो सीढ़ी है ये, और ऊपर पहुंचने के लिए यानी कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको ये क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है भाई। और सीटेट के बाद क्या, तो सीटेट के बाद का ऑप्शन आपको पहले ही मिल गया है आंसर भाई, ठीक है, कि आप सीटेट का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो भी केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का हो गया, DSSS मान लीजिए, ठीक है, NBS का एग्जाम हो गया, और कुछ स्टेट्स भी हैं जिन्होंने सीटेट को अलाउ कर रखा है, जैसे कि यूपी टेट बोल रही, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पे भी अगर कोई टीचिंग वैकेंसी आती है तो उसमें भी आप एलिजिबल हो पाओगे ना। सो ये रहा इंफॉर्मेशन। आई होप सेशन आपको समझ में आया हो, ठीक है, सीटेट एग्जाम आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अभी आज से ही अगर आप पढ़ना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।